चलो आज हमारा ये दूसरा पार्ट है इस एनसीईआरटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी इंपॉर्टेंट नीली क्वेश्चन का। यह क्वेश्चन हमारे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के एग्जाम में आते हैं, जो क्वेश्चन हमको एनसीईआरटी की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है, इसके अंदर हम कवर करेंगे 13 से 25 क्वेश्चन। इससे पहले 1 से 12 हमने क्वेश्चन के लिए पहला पार्ट बना लिया है। तो हमारा ये पहला मॉड्यूल जो है सेफ्टी प्रैक्टिसेस एंड हैंड टूल्स, इसका दूसरा पार्ट है। इसके बचे हुए क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे। तो चलिए इसके अंदर हम सबसे पहले अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। जो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हल करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी भी है जो हमको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अभी इस क्वेश्चन का हमको अगर आंसर नहीं पता है तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको जो लग रहा है कि आंसर नहीं है तो हमको उसको कट कर देना है। जैसे 2 आंसर इसमें से नहीं है तो फिर आपके पास 2 ही आंसर बचेंगे जिसमें से आप सही आंसर लगा सकते हैं। तो आज हम इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे और अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको एग्जाम के अंदर आसानी हो और अच्छे मार्क्स के साथ आप एग्जाम में पास हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्मूदरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। मतलब आग को जब हम बुझाते हैं तो उसके अंदर ये जो वर्ड दिया गया है स्मूदरिंग, इसका मतलब क्या है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखे थे उसके अंदर जो वर्ड आया था वो था स्टार्विंग। तो स्टार्विंग में हम क्या करते थे, ईंधन हटा लेते थे, बरोबर। तो आग को जलने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। एक होता है हीट, दूसरा होता है अपना ऑक्सीजन और तीसरा होता है अपना फ्यूल, मतलब ईंधन। तो तीनों चीजों में से अगर कोई भी एक चीज हटा ली जाए या उसको नियंत्रित कर लिया जाए तो आग बुझ जाती है। तो हमने जैसे पहले जो क्वेश्चन था उसमें स्टार्टिंग शब्द था, उसमें हमने क्या रिमूव किया था, फ्यूल को रिमूव किया था, जिसकी वजह से आग बुझ गई। तो इसके अंदर अभी उसमें कौन सा वर्ड दिया है, स्मूदरिंग का वर्ड दिया है। तो स्मूदरिंग में स्मूदर जो वर्ड है का मतलब क्या है कि दम घुटना है ना, या फिर किसी चीज को ढकना। जैसे किसी इंसान का अगर गला दबा देंगे तो उसका दम घुटेगा। क्यों घुटेगा? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो उसी तरीके से आग को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर स्मूदरिंग के अंदर क्या किया जाता है कि उसको ऑक्सीजन का सप्लाई को कट किया जाता है। जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, किसी कैंडल के ऊपर अगर कोई ग्लास से उसको ढक दिया जाए, कोई स्मूदर किया जाए तो उसका दम घुट जाएगा, यहाँ पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जो लाइट प्रकाशमान हो रही थी वो यहाँ पर बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से आग भी बुझ जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं स्मूदरिंग। तो यहाँ पे स्मूदरिंग के लिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑक्सीजन। मतलब अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये इसका आंसर सही रहेगा। हमने जो हमारी स्ट्रेटेजी की बात की थी कि अगर हमको सही आंसर पता नहीं है, कंफ्यूजन है, तो पहले जो गलत आंसर है उसको कट कर दो। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या बताया गया है, ऑप्शन ए, एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, मतलब आग के अंदर ईंधन डालना। अभी ईंधन उसके अंदर डालेंगे या मिलाएंगे या ऐड करेंगे तो उससे आग हमारी बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी। तो ये पहला आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन गलत। दूसरा है रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, मतलब आग में से ईंधन को हटाना। तो ये आंसर भी गलत है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टार्विंग। जो हमारा पहले जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर हमने स्टार्विंग को कवर किया है पहले वीडियो में। तो दूसरा भी आंसर गलत हो जाता है। यूजिंग ऑफ वाटर टू द लोअर द टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर है, हीट है, उसको नियंत्रित करने के लिए वाटर का इस्तेमाल करना, इससे भी आग बुझ जाती है। लेकिन अभी हमको कौन सा वर्ड टारगेट करना है, स्मूदरिंग। तो जो स्मूदर वर्ड है उसका मतलब क्या होता है कि उसका ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको कट कर देना। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द फर्स्ट एड टू बी गिवन टू द स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम। मतलब पीड़ित को अगर कहीं पर चोट लगी है तो सबसे प्राथमिक चिकित्सा जो उपलब्ध कराई जाती है दवाखाने से पहले जो चिकित्सा होती है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। तो इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा है वो जानिए। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारा अप्लाइंग ऑइंटमेंट, मतलब मलहम लगाना। अभी मलहम लगाने से जो विक्टिम है उसकी ब्लीडिंग जो है वो कम नहीं होगी। तो ये पहला जो ऑप्शन है हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बराबर। अब देखते हैं हम दूसरा, कीप द इंजुर्ड पोर्शन अपवर्ड, मतलब चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना। अभी हम जब भी चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखते हैं तो ब्लीडिंग हो सकता है कि थोड़ी बहुत मात्रा में
कम हो जाए लेकिन ब्लीडिंग बंद नहीं होगी, तो दूसरा भी जो ऑप्शन वो भी हमारा कट हो जाएगा। अब तीसरा है कवरिंग द वाउंड पोर्शन बाय ड्रेसिंग, मतलब चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना। तो ये जो है ये तो प्रॉपर चिकित्सा हो गई, प्राथमिक चिकित्सा के अंदर नहीं आती है कि ड्रेसिंग वगैरह ये सब होंगी दवा खाने में, तो ये प्राथमिक चिकित्सा का हिस्सा नहीं होगी। अब हमारा बचता है ऑप्शन नंबर डी, चौथा, अप्लाई प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, मतलब चोट लगे हुए भाग के ऊपर दबाव डाल के रखना। तो कई बार भी अगर हादसा होता है, किसी इंसान को अगर चोट लगती है, तो सबसे पहले की जाने वाली चिकित्सा में हमको क्या करना है कि उसका जो जहाँ पर भी चोट लगी है उस भाग को प्रेशर डाल के दबा के रखना है, ताकि जब तक हम उसको दवा खाने तक ले जाए या फिर हमारे पास कोई फर्स्ट एड बॉक्स होगा वहां तक उसको ले जाए, तब तक उसकी ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाए। तो प्रेशर डालने से क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है उसकी बंद हो जाती है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन रहेगा अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, वो रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन है 15, विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टिप ऑफ द टेनन सॉ। टेनन सॉ जो एक आरी होती है, जो इस तरीके से होती है आयताकार, और उसके यहाँ पर कुछ त्रिकोणी टीथ होते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं उसके दांत है। तो जब इसको हमको तेज करना है तो किस प्रकार की फाइल यानी रेती जो अपनी फाइल होती है घसने की, तो किस प्रकार की फाइल का हम इस्तेमाल उसके लिए करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल जो होती है हमारी पूरी तरीके से चौकोन। अभी चौकोन फाइल से अगर हम इस दांतों को तेज करने की कोशिश करेंगे, धार लगाने की कोशिश करेंगे, तो इससे उल्टा क्या होगा कि इसके जो दांत बने हुए वो भी घिस जाएंगे, है ना। तो स्क्वायर फाइल जो हो जाती है हमारी यहाँ पर कैंसिल हो जाती है। उसके बाद राउंड फाइल मतलब जो पूरी तरीके से गोल होती है, इस तरीके से, वो बिल्कुल इस तरीके से गोल होती है। तो इसके द्वारा भी हम उसके शार्प टिप जो उसको तेज नहीं कर सकते, वरना इसके जो दांतें हैं वो इस तरीके से हो जाएंगे राउंड शेप में, तो जो हमारी टेनन सॉ आ रही है वो खराब हो जाएंगी। तो हम राउंड फाइल भी यूज नहीं कर सकते। इसके बाद चौथा जो ऑप्शन है हमारा हाफ राउंड फाइल मतलब जो थोड़ी आधी राउंड होगी, इससे भी हम उसको तेज नहीं कर सकते। तो चौथा जो ऑप्शन है हमारा वो भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर सी, ट्रायंगुलर फाइल, त्रिभुजाकार रेती। तो जो त्रिकोणी रेती होती है हमारी, जो ट्रायंगल होती है, देखो इस तरीके से, देखिए जो ट्रायंगुलर रेती हमारी होती है वो बिल्कुल ही जो त्रिकोण जगह होती है वहां पर बराबर फिक्स होती है, तो उसके दांतों को शार्प कर देती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ट्रायंगुलर रेती। अब इसको याद करने के लिए सबसे साधारण क्या है, आपके दिमाग में होना चाहिए उसके ब्लंट टीथ, मतलब उसके जो दांते, तो दांते उसके किस तरीके से होते हैं, त्रिकोणी तरीके से होते हैं। तो इस त्रिकोण के अंदर कौन सी फाइल बैठेगी, जो ट्रायंगुलर फाइल होगी वो इसके अंदर बैठेगी। तो आपको सीधे सीधे इसका आंसर लगाना है सी। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर का, विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप, मतलब कौन सी प्लायर है जिसके उपयोग से हम तार के हुक या फिर लूप बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसके ऑप्शन। तो इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं, राउंड नोज प्लायर, मतलब जो इस तरीके से जो प्लायर होती है जिसके जो आगे के जो मुंह होता है वो किस तरीके से होता है, राउंड होता है, मतलब पूरी तरीके से गोल होता है, कि जो जबड़ा जो होता है पकड़ने का, वो जबड़ा बिल्कुल कैसा होता है, राउंड शेप में होता है, कि जो दोनों जबड़े होते हैं। तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, तार को लपेट कर एक अच्छे मात्रा में इस तरीके से राउंड बना सकते हैं, या फिर हुक या फिर लूप बना सकते हैं। तो इसके लिए जो हुक और लूप बनाने के लिए कौन सी प्लायर का इस्तेमाल होगा, राउंड नोज प्लायर। ये राउंड नोज प्लायर से आपको समझ जाना चाहिए कि उसके जो जबड़े होंगे जो होल्ड करने वाले, तो वो किस तरीके से होते हैं, पूरी तरीके से राउंड होते हैं, मतलब गोल आकार में होते हैं। तो इसके ऊपर हम आसानी से हुक बना लेते हैं। तो हमारा आंसर होगा सी। इसके बाद अगर हम बाकी के ऑप्शन देखें, फ्लैट नोज प्लायर में इसका जो जबड़ा होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, फ्लैट होगा। तो इसके जरिए हम राउंड या हुक
इसके जरिए हम लूप नहीं बना सकते। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर भी किस तरीके से होती है, इसका दांता स्ट्रेट होता है और यहाँ से इस तरीके से तिरकोन होता है। तो इसके ऊपर भी पूरी तरीके से वो राउंड नहीं लपटाया जा सकता, क्योंकि इधर का साइड थोड़ा उसका चपटा होता है, तो प्रॉपर हुक नहीं बनेगा। तो लॉन्ग नोज प्लायर भी हमारी कट हो जाती है। उसके बाद डायगोनल कटिंग प्लायर। डायगोनल कटिंग प्लायर भी हमने देखा है, वो कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से उसके दांते होते हैं। तो इसके ऊपर भी हम राउंड लूप्स या फिर हुक बना नहीं सकते। तो चौथा जो अंतर है वो हमारा कट हो जाएगा। तो इसको बस हमको याद इस तरीके से रखना है कि हमको बनाना क्या है, प्लायर की मदद से लूप या फिर हुक बनाना है। लूप प्लायर को इस तरीके से हमको अगर कहीं पर कसना है तो हम स्क्रू की मदद से उसको कस सकते हैं, इसलिए वायर का लूप बनाया जाता है। तो लूप से आप समझ जाना कि ये राउंड होता है, तो हमको ये राउंड नोज प्लायर ही सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर होगा सी। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड टू लिफ्ट एंड मूव हेवी लोड। मतलब भारी वाहन उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब इसके अंदर किस चीज के बारे में बताया गया है, भारी भार उठाने के लिए, मतलब बहुत हेवी लोड उठाने के लिए किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, वो इसके अंदर बताया गया है। तो जब तक हमको ये चारों चीजें क्या है वो पता नहीं होता तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन होता है। इसलिए सबसे पहला जो है वो विंच। तो देखो विंच इस तरीके से होता है, ये जो बड़े बिल्डर्स होते हैं या ठेकेदार होते हैं उनके पास मशीन होता है, बड़ी बिल्डिंग के ऊपर लगा के इस हुक के जरिए वो क्या करते हैं, सीमेंट की गोनी वगैरह उठाते हैं। तो सीमेंट की गोनी वगैरह वो इतनी हेवी नहीं होती है ना। तो पहला हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉरी, पहला जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा गलत। अब दूसरा हम छोड़ेंगे, पहले हम देखेंगे तीसरे नंबर का, लेयर्स एंड रोलर्स। देखो लेयर्स एंड रोलर्स इस तरीके से होते हैं, रोलर्स लगा दिए जाते हैं जिसके कारण हेवी चीज को धकेलने में आसानी हो। तो इसके जरिए हम उसको लिफ्ट तो करते नहीं है, इसके जरिए हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लेयर्स एंड रोलर्स तो नहीं होगा। ये आपने देखा होगा जहाजों को भी जब पानी में धकला जाता है तो इसी तरीके से रोलर का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से आसानी से जहाज को पानी के अंदर धकेला जाता है। ऑप्शन नंबर डी, मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म। आपने इस तरीके से कंपनी वगैरह में देखा होगा कि एक ट्रॉली आती है, ट्रॉली हाइड्रोलिक, इसके जरिए मशीन को उठाते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। लेकिन इसके जरिए भी हम काफी हेवी लोड को नहीं उठाते, बहुत ही कम मात्रा वाला लोड हम ज्यादा से ज्यादा 100-200 किलो की चीज हम उठा सकते हैं, या 500 या 1000 किलो की चीज उठा सकते हैं, है ना। तो हमारा जो मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म है वो भी यहाँ पर हो जाएगा गलत। अब हमारा जो आंसर बचता है क्रेन एंड स्लिंग, तो ये आंसर हमारा राइट है। यहाँ पर देखो हमने देखा है कि कहीं पर गाड़ी वगैरह भी गिर जाती है तो उसको उठाने के लिए क्रेन बुलाना पड़ती है ना। तो हेवी लोड उठाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, क्रेन का। तो इसके अंदर आपको बस ये याद रखना है कि भारी भार या फिर हेवी लोड किससे उठाया जाता है। तो इन चारों में आपको सबसे दमदार कौन सा लगेगा, क्रेन लगेगा। क्रेन एंड स्लिंग, सीलिंग नहीं स्लिंग, स्लिंग बोलते हैं इसके ऊपर जो उठाने के लिए जो तार लगे हुए होते हैं उसको बोलते हैं स्लिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन है, विच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजूर्ड ऑन हेड विद रिस्क ऑफ डाइंग। मतलब यदि पीड़ित के सिर में चोट लगी है और वो मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है। इसके अंदर एक वर्ड बताया गया है गोल्डन आवर। तो गोल्डन आवर से क्या तात्पर्य होता है कि उसको हम कितनी जल्द से जल्द दवा खाने में उसको ले जा सकते हैं उसके चिकित्सा के लिए, ताकि उसकी जान को ज्यादा खतरा ना हो। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट। तो डॉक्टरों का कहना ऐसा है कि अगर उसको कम से कम 1 घंटे के अंदर अगर उसको अस्पताल में लेकर जाते हैं तो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर उसको सर पे चोट लगी है तो यहाँ पर हमारे पास 1 घंटे के अंदर के हिसाब से जो 60 मिनट है वो तो कट हो जाएंगे। अब अगर अभी
तो अभी हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, 45 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट। तो तीनों मिनट में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो देखो 1 घंटे के अंदर ले जाना है, बरोबर। तो 30 मिनट पे भी ले जा सकते हैं, 45 मिनट पे भी ले जा सकते हैं, बरोबर। तो ये दोनों ऑप्शन वैलिड है। तो पहला वाला ऑप्शन अभी के लिए हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो 45 जो मिनट है वो 1 घंटे के बहुत ही करीब है ना। तो इसको कैंसिल कर देंगे हम कि ये सेव क्या हुआ, जो 30 मिनट का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये इसके लिए सेव होगा। तो हमको ऑप्शन नंबर बी ही लगाना है। हमको ये तो पता चल गया कि उसको 1 घंटे के भीतर दवा खाने में लेके जाना है, लेकिन जो नीमी के जो आंसर है इसके अंदर बी ऑप्शन इसका सही बताया गया है और हमको नीमी के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि अब इसको याद कैसे करेंगे। 60 मिनट वाला कट हो जाएगा और 15 मिनट जो है वो बहुत कम टाइम है और 45 मिनट थोड़ा 1 घंटे के करीब आ जा रहा है। तो हम बीच में वाला 30 मिनट का जो है उसको चुनेंगे, जो हमारा सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन, मतलब इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। चेतावनी चिन्ह दिया गया है जो बहुत ही आसान है। आपने बहुत सी जगहों पर इस चिन्ह को देखा होगा लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन देख के। तो इस वजह से हमारी कोशिश यही है कि सभी ऑप्शन क्या है वो भी बता दिया जाए, ताकि जब आप एग्जाम में जाए तब आपको चारों चीजों की मालूमात हो और चारों में से आप सही आंसर चूज कर सको। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले बताया गया है विद्यालय। इसको किसी विद्यालय के बाहर लगाया जा सकता है, लेकिन इससे हमको पता चल रहा है कि विद्यालय है, नहीं पता चल रहा है किसी भी तरीके से, मतलब स्कूल वगैरह का पता नहीं चलता है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके का चिन्ह हर तरह के भीड़ भाड़ जगह के इलाकों पर होता है। अभी दूसरा ऑप्शन है हमारा बी, गार्डेड, मतलब संरक्षित। ये जो चिन्ह होता है ये रेलवे होते हैं, तो ये चिन्ह वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। देखो इस तरीके से ये चिन्ह है गार्डेड का। इसका मतलब होता है कि वहां पर जो है एक स्टेशन मास्टर है जो ट्रेन आने या जाने पर जो गेट बंद करता है, फाटक बंद करता है, लोगों का आना जाना बंद करता है। तो ये गार्डेड वाला जो चिन्ह है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी तरीके से हमको गार्डेड लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा वो भी गलत है। अब तीसरा है अनगार्डेड। अनगार्डेड जो है बिल्कुल उसी तरीके से रेलवे से जुड़ा हुआ ऑप्शन है। इसके अंदर भी ये देख के हमको पता चलता है कि जो हमारा ट्रैक है वो ट्रैक किसी भी तरीके से गार्डेड नहीं है, मतलब वहां पर किसी भी तरीके से स्टेशन मास्टर वगैरह नहीं है जो गेट को क्रॉस करेंगे या बंद करेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रेन का जो पायलट होता है उसको सूचना मिल जाती है, एक चेतावनी मिल जाती है कि यहाँ पर हमको संभल के चलना है, किसी भी तरीके से आगे कोई गेट बंद करने वाला नहीं है। तो ये अनगार्डेड की तरह लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत। अब बचता है हमारा चौथा ऑप्शन, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, मतलब पैदल क्रॉसिंग। तो ये हमारा चौथा सही है। रोड क्रॉस करने के लिए रोड के ऊपर इस तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है, जो दर्शाता है कि यहाँ से जो पैदल चलने वाले यात्री है वो जा सकते, रोड को क्रॉस कर सकते हैं। तो जब भी गाड़ी चलाने वाला किसी भी व्यक्ति या ड्राइवर वगैरह उसको देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे हमको गाड़ी स्लो करना है, क्योंकि इस रोड से पैदल चलने वाले यात्री एक जगह से रोड को क्रॉस करें, मतलब इस पॉइंट से उस पॉइंट पर रोड को क्रॉसिंग करने के लिए यह पैदल क्रॉसिंग बनाई जाती है। इस वजह से अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। देखो यहाँ पर फिगर बताई गई है और जो फिगर वाले आंसर होते हैं वो आपके लिए एक बोनस होते हैं, मतलब उसका आंसर तो आपको लगाना ही चाहिए, क्योंकि फिगर देख के आपका जो मेमोरी बहुत जल्दी उत्तेजित होती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहले दिखाया गया है वायर स्लीपर। तो बहुत से लोग इसको वायर स्लीपर समझ के इसका पहला ही आंसर लगा देते हैं, जो आंसर बिल्कुल ही गलत है। वायर स्लीपर हमने देखा हुआ है, वायर स्लीपर को इस तरीके से आती है जो वायर के ऊपर का इंसुलेशन को निकालने का काम करती है। तो यह पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा है हमारा क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल भी हमने देखा है इस तरीके से, उसके आगे के जो दांते होते हैं, मेल और फीमेल उसके दांते होते हैं, तो इसके दांते इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं है, तो क्रिम्पिंग टूल भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर भी हमने देखा हुआ है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्लायर होती है कॉम्बिनेशन प्लायर होती है। तो ये कॉम्बिनेशन की प्लायर की तरह भी नहीं है, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब बचता ऑप्शन नंबर डी, डायगोनल कटिंग प्लायर।
तो ये आंसर इसका बिल्कुल भी सही। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि डायगोनल का मतलब क्या है। डायगोनल का मतलब होता है तिरछा या फिर विकृत। तो इसके जो दांते होते हैं, देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल ही तिरछे होते हैं, तकरीबन ये होते हैं 15 डिग्री में थोड़े से क्रॉस होते हैं, तो इस वजह से इसको डायगोनल बोला जाता है। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन दिखे और डायगोनल कटिंग प्लायर का नाम आपको दिखे तो समझ जाना कि इसके यहाँ से जो दांते होते हैं थोड़े से तिरछे होते हैं, इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो रहेगा हमारा डी। और इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो बारीक तार है इसको काट सकते हैं और छोटे पिन वगैरह भी इसके जरिए हम कट कर सकते हैं। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। विच इज द बेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट वुड से हिट। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। जो हमारे कंपनी वगैरह में जो वेस्ट निकलता है तो उसको जब हम डिस्पोज करते हैं यानी उसका निपटान करते हैं तो उस मेथड के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर सबसे पहला है रिसाइक्लिंग, मतलब पुनर्चक्रण। जो भी हमारा वेस्ट बचता है तो वेस्ट में से हम कुछ चीजें ऐसी निकाल लेते हैं जो वापस से रीयूज हो सकते हैं, तो उसके रीयूज में किसी भी तरीके की हीट पैदा तो नहीं होती है ना। यहाँ पर हमको एक चीज याद रखना है कि उसने बस पूछा है कौन सी ऐसी विधि है जो हीट को पैदा करती है, तो रिसाइक्लिंग के जरिए भी हीट पैदा नहीं होगी, बरोबर। उसके बाद कंपोस्टिंग, मतलब खाद डालना। जो हमारे द्वारा जो अनाज बच जाता है या फल फ्रूट के छिलके वगैरह बच जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, खेत के अंदर उसके द्वारा खाद बनाया जाता है जमीन के लिए, जिससे जमीन सुपीक बन सके। तो उसके भी द्वारा तो हीट पैदा नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अभी तीसरा छोड़ते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वेस्ट कॉम्पैक्शन, मतलब जो बचा हुआ वेस्ट है उसको कॉम्पैक्ट कर देते, उसको दबाकर कंप्रेस कर देते, जिससे क्या होता है कि अधिक मात्रा में हम वेस्ट को कम स्थान में रख सकते हैं। तो इसके द्वारा भी जो है वो हीट तो पैदा नहीं होगी। अब बचता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंसिनरेशन, भस्मीकरण। इसमें क्या किया जाता है कि जितना भी हमारा वेस्ट बचा हुआ है उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर हम जला देते हैं, तो जलाने की वजह से क्या होगा, हीट पैदा होगी, है ना। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इंसिनरेशन, भस्मीकरण, ये अंदर इसका बिल्कुल भी सही रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22। विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्मेड टू द विक्टिम विथ इंजरीज ऑन द चेस्ट इन बेली। मतलब उसके छाती और पेट के ऊपर उसको इंजरी हुई है। बेली मतलब पेट, छाती, चेस्ट मतलब छाती, तो इसके ऊपर उसको इंजरी हुई है, तो अब कौन सी विधि अपनाई है उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है शेफर मेथड, मतलब इसको पेट के बल लिटाया जाता है ना। तो पेट के बल लिटाएंगे तो उसके तो पेट और छाती के ऊपर जख्म है तो उसको तो ज्यादा तकलीफ होगी, तो ये तो हम ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाए। अभी बहुत सी जगह पर इसका जो आंसर बताया गया है वो बताया गया है माउथ टू माउथ मेथड, क्योंकि सबसे मेन मसला क्या होता है कि उसके चेस्ट को प्रेस करना होता है। आप उसको उल्टा लेटाकर प्रेस करो या सीधा लेटाकर सिल्वेस्टर मेथड से उसकी छाती को प्रेस करो, जिससे उसके जो फेफड़े होते हैं उसके ऊपर प्रेशर पड़े, और प्रेशर पड़ने के बाद हम उसको हटाते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, जो फेफड़े खुलते हैं तो बाहर की सांस को वो खींचते हैं और इस तरीके से उसके श्वासोच्छ्वास चालू होता है। तो हम माउथ टू माउथ भी इसके लिए दे सकते हैं। बहुत सी जगह पे इसका सही आंसर यही बताया गया है, लेकिन हमको ध्यान में रखना है नीमी को और एनसीवीटी को, उसके द्वारा जो सही आंसर उन्होंने बताया है वो आंसर है नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। मतलब उसको क्या किया जाता है, देखो एक इसकी प्रोसेस ये भी है कि इसको उल्टा लिटाकर उसके हाथ पीछे से प्रेशर के साथ उठाए जाते हैं, है ना। तो अब इसको उल्टा लिटाने में भी क्या होगा, उसकी जो चेस्ट और बेली है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको ज्यादा तकलीफ होगी। तो इस मेथड को करने का एक और तरीका है कि उसको बैठा कर भी क्या करते हैं कि उसके ये जो हाथ है इसको पीछे इस तरीके से ले जाया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो चेस्ट है थोड़ा सा चौड़ा होता है और बाहर की ऑक्सीजन उसके अंदर आती है, और जब उस हाथ को छोड़ा जाता है तो चेस्ट जो है वापस से सिकुड़ता है। वो सिकुड़ने के बाद क्या होगा, उसकी हवा बाहर जाएगी, और जब उसको खींचेंगे तो वापस से हवा आएगी, इस तरीके से उसका श्वासोच्छ्वास चालू होता है। तो नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर इसके लिए बिल्कुल भी सही आंसर है नेमी और एनसीवीटी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप, मतलब इस रेती का नाम क्या है। अभी यहाँ पर देखो
ऑप्शन बी है सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल में क्या होता है, तो जो फाइल होती है उसके ऊपर जो दांते बने हुए होते हैं उस सिंगल लाइन में होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल कट लाइन। तो ये उस तरीके से लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है? गलत है। और ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी डबल कट फाइल। डबल कट में क्या होगा, तो फाइल के ऊपर इस तरीके से डबल कट होते हैं, तो ये भी डबल कट जैसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, तो दूसरा भी हमारा हो जाएगा गलत। चलिए ऑप्शन नंबर डी कट फाइल, मतलब इस तरीके से जो फाइल होती है उसके ऊपर जो दांते बने हुए जो थोड़े से कर्व होते हैं, है ना, मतलब वर्गाकार, तो इस तरीके से इसके ऊपर दांते तो नहीं दिख रहे हमको, तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कट फाइल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल भी सही। इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक पंच के द्वारा और करके इसके जो दांत के वगैरह उसको उचकाया जाता है, होल करके उसके जो अंदर का मटेरियल थोड़ा सा उचकाया जाता है, जिसके जरिए एक धार बनती है और उसके जरिए हम कोई भी चीज को फाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल भी सही होगा। अगर आपको ये याद ना हो तो ये 3 तो याद रहेगी, इस वजह से आपको सही आंसर चुनने में आसानी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, विच क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द क्वालिटी ऑफ पीपीई। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो कौन से ऐसे मानदंड है जिसको उसने पूरा करना चाहिए? इन 4 में से तो पहले वाला स्किप करते हैं, हम देखते हैं दूसरा, इट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे समय तक इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये उसके मानदंडों में नहीं आता है। वो भले 1 घंटे के लिए हो हमारे को, लेकिन हमको वो 1 घंटे का हम कार्य कर रहे हैं तो पूरे 1 घंटे तक हमको उसमें सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। तो जो ऑप्शन हमारा दूसरा है वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है मेड बाय गुड क्वालिटी मटेरियल, मतलब बहुत ही अच्छे मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए, लेकिन हमको वो सुरक्षा ही नहीं देगा तो कितने भी अच्छे मटेरियल से बना हुआ होगा तो भी कोई काम का नहीं है। मतलब अगर उसका मटेरियल अच्छा है लेकिन बनावट गलत है तो कुछ काम में आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाए। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी लो कॉस्ट, कम खर्चे में या कम लागत में बना हुआ होना, तो ये आंसर ही बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, है ना। तो कम लागत में बनो या ज्यादा लागत में बनो, हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाता है, क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मेन काम क्या है कि हमको सुरक्षा प्रदान करना। तो अब आते हैं इसका जो मेन आंसर है हमारा वो ए इट कैन बी विथस्टैंड द खतरा, मतलब खतरों को सहन करने वाला होना चाहिए। जैसे हमारे पास हेलमेट है, हेलमेट कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, लेकिन अगर उसके ऊपर पत्थर मारे और हमको पत्थर लग रहा है तो कुछ काम का है नहीं, है ना। तो सबसे जो इसका मेन जो मानदंड या फिर क्वालिटी होती है वो ये होती है कि ये खतरों को सहन करने वाला होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सही है। चलिए अब हम देखते हैं अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मतलब विद्युत उपकरण में लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। तो इसके अंदर पहले वाले में हम इसको स्किप करते हैं और दूसरा देखते हैं फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब फॉर्म टाइप के अंदर क्या होगा कि झाग जो पैदा करता है, अब झाग पैदा करने वाले एक्सटिंग्विशर से तुम अगर इलेक्ट्रिक उपकरण को बुझाएंगे तो क्या होगा, जो झाग जो होता है वो कंडक्टिंग मटेरियल है, उसके द्वारा हमको भी करंट लगेगा, तो हम फॉर्म वाला यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है हमारा गैस कार्ट्रिज टाइप, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला है उसको भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम देखेंगे बाद में। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज प्रेशर टाइप, मतलब इसके द्वारा क्या होता है कि किसी पानी को प्रेशर के द्वारा फायर एक्सटिंग्विशर में स्टोर कर देना, तो जब आग लगती है तो हम पानी को जब आग लगती है तो उस फायर एक्सटिंग्विशर को जब हम चलाते हैं तो एक प्रेशर के साथ पानी बाहर निकलता है, तो हम स्टोरेज प्रेशर टाइप को भी नहीं कर सकते। एक जो है एक इसके अंदर होता है हमारा जिसके अंदर प्रेशर के साथ चूरन भरी जाती है, उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो 2 ऑप्शन है ये 2 तो मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनसे बेटर ऑप्शन इसके अंदर उपलब्ध है जो है हमारा हैलोजन टाइप। तो जो हैलोजन जो होती है गैस, वो बिल्कुल भी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको नॉन कंडक्टिव होती है, मतलब उसके द्वारा किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, इसलिए हैलोजन टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर को इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में लगी हुई आग बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि हैलोजन जो है वो बिल्कुल ही
नॉन कंडक्टिव टाइप का होता है, इसलिए हम हेलोजन प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर 13 से लेकर 25 क्वेश्चन इस चैप्टर के देखे इस मॉड्यूल के, जो था हमारा सेफ्टी प्रैक्टिसेस इन हैंड टूल, जो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरा मॉडल देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें।